नमस्कार। आज हम देख रहे हैं एग्जाम्पल 27। तो देखिए एग्जाम्पल 27 अपने पास में है। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एक्स एन जहाँ एक्स एन है 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2 फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n। सिद्ध करना है कि एक दिष्ट वर्तमान है, परिबद्ध है, अभिसारी है और एक्स एन का जो लिमिट है 2/3 है। ठीक है भाई, देखते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहला तो हमें सिद्ध करना है इसमें कि जो एक्स एन है ये एक दिष्ट वर्तमान है। तो वर्तमान की जांच करने के लिए देखिएगा एक्स एन आपके पास में है यहाँ 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2। ठीक है, अब अगर वर्तमान या हसमान की जांच अगर हमें करनी है तो इससे अगला पद एक्स एन प्लस 1 ज्ञात कर लीजिएगा। तो एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू कैसे ज्ञात करोगे, इसमें n के स्थान पर n प्लस 1 कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 1 प्लस 2। इसको अगर हल कर दोगे तो आ जाएगा एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 7 तो आ जाएगा माइनस 5 अपॉन 3n 3 प्लस 2। तो ये आपके पास में जाएगा 3 प्लस 2 यानी कि 5। ठीक है, ये अपन ने ज्ञात कर दिया एक्स एन प्लस 1। इसके बाद में देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पदों का अंतर कर लीजिएगा। तो दोनों पदों का अंतर हम लोग करेंगे तो एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू, तो एक्स एन तो अपने पास में है 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2 माइनस कर दीजिए एक्स एन प्लस 1 को, तो इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2n माइनस 5 2n माइनस 5 अपॉन 3n प्लस 5 3n प्लस 5। ठीक है ना, एलसीएम ले लीजिए दोनों का। एलसीएम आपके पास में आ जाएगा 3n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5। ठीक है, हल करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 2n माइनस 7 इंटू 3n प्लस 5 और माइनस हो जाएगा 2n माइनस 5 इंटू 3n प्लस 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, तो इनको दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भी देखिएगा। ये हो जाएगा 6n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 21n और प्लस माइनस 35। फिर इसमें से माइनस कर दीजिए, इनको भी दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा देखते हैं 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 15n और माइनस 10 अपॉन 3n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5 इक्वल टू, हाँ भाई ये 6n स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद n को हम देखते हैं 10 माइनस 21 यानी माइनस के 11 n बचेगा और ये भी माइनस के 11, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये तो माइनस के 11 और ये प्लस 11 n भी हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद में ये माइनस 35 है और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 10, तो माइनस 35 प्लस 10 ये आपके पास हो जाएगा माइनस 25 बटा 3n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5 और यहाँ पर चिन्ह आप लोग देख सकते हैं नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0। तो हमने क्या देखा कि जो एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस 1 है n प्लस 1 ये आ गया लेस देन 0 फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n। ठीक है, और एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस 1 लेस देन 0, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स एन लेस देन एक्स एन प्लस 1 फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा कि जो फलन है एक दिष्ट वर्तमान है, क्योंकि जब भी n का मान बढ़ रहा है तो x n का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फलन आपके पास में आ गया एक दिष्ट वर्तमान। तो इसलिए अनुक्रम x n एक दिष्ट वर्तमान है।
अनुक्रम एक्स एन एकदिष्ट वर्धमान है। इसके बाद में सेकंड है आपके पास, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम परिबद्ध है। तो इसके लिए देखो आपको अब ये तो पता है कि फलन एकदिष्ट वर्धमान है। वर्धमान का मतलब क्या हुआ, n का मान आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो एक्स एन का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब एक्स एन का मान भी बढ़ता जाएगा, इसका मतलब सबसे जो छोटा x1 जो होगा वो सबसे छोटा पद होगा इसके अंदर। तो x1 सबसे छोटा होगा, तो एक बार तो x1 को ज्ञात कर लेता है बढ़िया। तो x1 इक्वल टू देखिए क्या आएगा, n का वैल्यू 1 कर दो, n को 1 कर दोगे तो 2 - 7 ये आ जाएगा -5 और बटा यहाँ n का मान 1 कर दीजिए तो 3 + 2 आ जाएगा 5, तो कितना आ गया -1 है ना। और x1 सबसे छोटा है, x1 सबसे छोटा है, इसका मतलब इसका जो कोई भी पद होगा वो -1 के बराबर, वो तो कौन आएगा x1, और इसके अलावा जो भी पद होंगे वो सब इससे बड़े होंगे। तो xn greater equal -1 for each of n belongs to n, है ना। तो परिबद्ध करे थे अपन अधिकतम और न्यूनतम मान देखने के लिए। तो देखो ये तो न्यूनतम मान आपने देख लिया, अब इसका अधिकतम मान भी हम देखते हैं क्या होगा। तो चूंकि जो xn है वो इस प्रकार से है 2n - 7 अपॉन 3n + 2, ठीक है। और इसके परीक्षण से आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो अंश है वो बड़ा है, सॉरी अंश छोटा है और हर बड़ा है, देख सकते हैं आप लोग। तो कोई भी भिन्न हो जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो तो उस भिन्न का जो मान होता है हमेशा 1 से कम होता है। इसका मतलब ये जो xn है ये हमेशा क्या होगा, <1 और each of n belongs to n। तो xn <1 हो गया for each of n belongs to n। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि xn का न्यूनतम मान -1 हो गया और अधिकतम मान हो गया +1। तो इसलिए मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं, तो -1 < xn, इसका मतलब तो, और xn जो है वो <1 भी हो गया, <1 for each of n belongs to n, ठीक है। यानी कि न्यूनतम मान -1 हो गया, अधिकतम मान +1 हो गया, इसलिए हम कहेंगे कि अनुक्रम परिबद्ध है। इसलिए अनुक्रम xn परिबद्ध है। अनुक्रम xn परिबद्ध है, ठीक है। अब अनुक्रम xn परिबद्ध है तो वर्तमान भी हो गया, परिबद्ध भी हो गया। इसके बाद में हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम अभिसारी है। तो हम जानते हैं एकदिष्ट वर्तमान और परिबद्ध अनुक्रम हमेशा अभिसारी होता है, पहले कर चुके हम लोग। तो नंबर 3 में लिख दीजिएगा, ये चूंकि अनुक्रम xn एकदिष्ट वर्तमान एवं परिबद्ध है, अनुक्रम xn एकदिष्ट वर्तमान एवं परिबद्ध है, अनुक्रम xn एकदिष्ट वर्तमान एवं परिबद्ध है, इसलिए अभिसारी है, इसलिए अभिसारी है। और इसके बाद नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सिद्ध करना है कि xn का जो लिमिट है ये 2/3 है। तो लिमिट xn हम लोग ज्ञात करेंगे, n टेंड्स टू इंफिनिट xn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट xn को लिख दीजिएगा भाई। xn आपके पास है 2n - 7 अपॉन 3n + 2, ठीक है। ये इसका लिमिट आपके पास में है, हल कर लीजिए इसको। तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट। देखिए जब भी n टेंड्स टू इंफिनिट होता है तो n को हम लोग हर में ले लेते हैं लिमिट ज्ञात करने के लिए। हर में लेने के लिए आप इसके अंश और हर को n से डिवाइड कर दीजिए। n से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 - 7/n, बटा में आ जाएगा 3 + 2/n। अब n को इंफिनिट कर दो। अब जैसे n को इंफिनिट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 7/∞ हो जाएगा 0 बटा 3 + 2/∞ हो जाएगा 0। तो लिमिट आपके पास में आ जाता है 2/3, ठीक है।
तो अगला एग्जाम्पल नंबर 28, प्रदर्शित करिए कि अनुक्रम एक्स एन जो किस प्रकार से 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+1 फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n अभिसारी है। तो हम सिद्ध करना है कि जो अनुक्रम है अभिसारी है। तो देखते हैं, देखिएगा आपको सिद्ध करना है कि जो अनुक्रम है अभिसारी है। तो सबसे पहले तो हम इसके वर्धमान या ह्रासमान होने की जांच कर लेते हैं। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले तो हम इसका पहला पद ज्ञात कर लेते हैं x1। पहला पद कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना, यहाँ जो n पद है वो कैसे लिखा है आपने, इसमें देखो हर में दो पद हैं, एक तो n+1 n+2 n+n। एक तो देखिए n स्थिर है ना यहाँ पर, तो xn यानी n पद ज्ञात करें तो n स्थिर है। इसका मतलब पहला पद ज्ञात करेंगे तो यहाँ 1 रखना है आपको हमेशा, और इसके बाद में प्लस करना है क्या 1, फिर उसके बाद में 2 कहाँ तक करना है, n तक करना है। अब चूंकि हम पहला ही पद ज्ञात कर रहे हैं इसलिए बस केवल 1 तक ही करेंगे। तो पहला पद आपके पास में जाएगा 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मान लो x2 अगर हम लोग ज्ञात करें तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें देखो n तो x2 ज्ञात करें, इसका मतलब n का मान कितना हो गया 2। तो अब 2 + 1 कर दोगे, फिर 1/2 + 2 कर दोगे, बस यहीं तक करना, क्योंकि प्लस कहाँ तक कर रहे हो आप सेकंड पद में n तक। तो n का मान 2 था तो 2 तक कर दोगे। इसको हल कर दीजिएगा तो ये आपके पास आ गया 1/3 + 1/4, एलसीएम 12 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 7/12, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 1/2 है ये छोटा है 7/12 से, यानी कि फलन बढ़ रहा है, लेकिन इसको व्यापक रूप में जांच करनी है हमें। तो दोनों इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, xn+1 को लिखेंगे एक बार। तो xn+1 = देखो n+1 को कैसे लिखेंगे, 1/, जैसे ये xn था इसमें ये n स्थिर है पहले वाला। अब चूंकि n+1 पद ज्ञात कर रहे हैं तो n+1 स्थिर रहेगा, ठीक है। और फिर इसमें +1 से स्टार्ट करना है आपको, और 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक चलना है, n+1। तो फिर आ जाएगा +1/n+1, और फिर कितना जोड़ोगे इसमें 2, फिर आ जाएगा। ऐसे ही करते रहेंगे आप लोग। तो ये जो अंतिम पद है ये देखो दोनों जगह n+1 लिखेंगे ना इसमें, तो 2n+1 बनेगा 2n+2। तो 2n+2 तक आपके पास में ही आएगा। तो इससे पहले वाला जो आएगा वैसे 1 2n+1, और 2n+1 से पहले वाला जो पद होगा ये आपके पास में इस प्रकार से होगा 1/2n। तो ये जो xn+1 है ये हो गया 1/n+2 हो गया, n+3 हो गया, और प्लस 1/2n 1/2n+1 माइनस 1/2n+2 प्लस, ठीक है। ये आपके पास में आ गया xn+1। अब दोनों को घटा लीजिएगा भाई, घटाएंगे तो xn - xn+1 = देखिए जैसे आप लोग घटाएंगे xn में से इसको घटा रहे हैं तो देखिए 1/n+2 ये रहा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिलेशन। इसके बाद 1/n+2 के बाद में इसमें जो पद होगा 1/n+3 होगा ना, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कैंसिल कहां तक होगा, ये देखिए n+n यानी 2n हो गया, तो 1/2n यहां तक आपके पास में कैंसिल हो जाएगा जैसे आप लोग घटाएंगे। तो फिर इसके बाद में बचेगा क्या आपके पास में, बचेगा एक तो xn में से तो ये पहला पद बच गया आपका 1/n+1, और माइनस इसमें ये दो पद बचे हैं तो दोनों को लिख देंगे आपको। एक तो ये आ गया 1/2n+1, और फिर माइनस हो जाएगा ये भी, दूसरा हो गया 1/2n+2। इसको हल कर लीजिएगा तो 1/n+1 माइनस 1/2n+1, और फिर माइनस इनमें से दोनों में से देखिए 2 आ जाएगा कॉमन, तो 2 को ले लीजिएगा कॉमन, और 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास में जाएगा n+1। तो अब आगे अगर हम इसको हल करें तो ये आ जाएगा xn - xn+1 = देखिएगा ये तो 1/n+1 ये 1/n+1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 1 - 1/2, तो ये आपके पास में जाएगा 1/2 n+1,
और माइनस 1 अपॉन ये बच गया आपके पास में 2n प्लस 1। इसको हल कर लीजिएगा तो एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो एलसीएम आएगा तो एक तो 2n प्लस 1 और ये वाला 2n प्लस 2 अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बचेगा 2n प्लस 1 माइनस 1 को 2n प्लस 2 से जब मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ आ जाएगा आपका 2n प्लस 2 यानी 2n माइनस 2, तो 2n कैंसिल, 1 माइनस 2 आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 2n प्लस 2। आप देख सकते हैं ये आ गया नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, तो ये लेस देन 0 आपके पास में आ गया भाई, यानी कि जो xn माइनस xn प्लस 1 है ये आ गया लेस देन 0 फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब ये हो गया कि xn लेस देन xn प्लस 1 फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n, यानी कि n का मान बढ़ने पर xn भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान है, इसलिए अनुक्रम xn एकदिष्ट वर्धमान है। अनुक्रम xn एकदिष्ट वर्धमान है, अनुक्रम xn एकदिष्ट वर्धमान है, एकदिष्ट वर्धमान हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे परिबद्ध की, तो परिबद्ध के लिए देखो वर्तमान होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो पहला पद है वो सबसे छोटा होगा, इसलिए xn तो न्यूनतम मान पहला पद हो गया इसका, और पहला पद का जो मान है वो भी हमने देखा था स्टार्ट में 1/2 है। इसका मतलब इसका जो प्रत्येक पद है 1/2 ये इसके बराबर हो फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n। तो न्यूनतम मान तो आपने देख लिया कितना आ गया 1/2, तो ये तो गया न्यूनतम मान इसका 1/2। अब हम बात करेंगे अधिकतम मान की, तो अधिकतम मान के लिए देखो जो xn था ये इस टाइप से था 1/n प्लस 1 1/n प्लस 2 1/n प्लस n, ठीक है। अब देखिएगा इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एक दूसरा पद लिख रहा हूँ यहाँ पर जिसमें 1/n प्लस 1/n और ये प्लस 1/n, इसमें n पद थे ना ये, इसलिए मैंने ये भी कितने पद लिख दिए, n पद मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब दोनों को कंपैरिजन करते हैं दोनों के बीच में कि वो बराबर है या कौन सा पद छोटा है और कौन सा बड़ा है, तो इनके कंपैरिजन हम लोग करते हैं। तो देखिए आप लोग बड़े आसानी से देख सकते हैं कि LHS में जो पद हैं इनके हर बड़े हैं, हर बड़े हैं, जैसे n 1/n प्लस 1 और 1/n की अगर तुलना करें तो n प्लस 1 बड़ा है, यानी हर बड़ा है, हर बड़ा है इसका मतलब भिन्न छोटी है, तो ये वाली भिन्न छोटी है 1/n से। इसी प्रकार से 1/n प्लस 2 छोटा है 1/n से, इसी प्रकार 1/n प्लस n ये भी छोटा है 1/n से, यानी कि जो LHS है ये छोटी है किससे, RHS से। तो आप देख सकते हैं कि जो xn है ये लेस देन हो गया 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n, ये कुल कितने पद थे आपके पास में, n पद थे, n पद थे, तो इनका जो टोटल है ये हो जाएगा n इंटू 1/n, यानी कि xn आपके पास में आ गया लेस देन 1, यानी इसका जो xn का जो मान होगा हमेशा 1 से छोटा होगा, तो फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब आप देख चुके हैं कि इसका जो न्यूनतम मान है वो तो 1/2 है, 1/2 लेस देन इक्वल देन xn, और xn जो है ये भी हमेशा 1 से छोटा भी होगा, तो लेस देन 1 फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n। तो इसका न्यूनतम और अधिकतम मान आप लोग देख चुके हैं, इसका मतलब अनुक्रम xn परिबद्ध है, इसलिए अनुक्रम xn परिबद्ध है, अनुक्रम xn परिबद्ध है, ठीक है भाई। और आपने देखा कि अनुक्रम जो है एकदिष्ट वर्धमान भी है और परिबद्ध भी है, इसलिए अनुक्रम xn अभिसारी है, इसलिए अनुक्रम xn अभिसारी है, इसलिए अनुक्रम xn अभिसारी है, और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल 29,
सिद्ध करो कि निम्न अनुक्रम xn जहाँ x1 इक्वल टू 1/2 है, xn प्लस 1 इक्वल टू 2xn प्लस 1/3 है। तो सिद्ध करने के अनुक्रम अभिसारी है और इसकी सीमा भी ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे में आपको करना क्या है, यहाँ x1 का मान आपको दे दिया है 1/2 है ना, और ऐसे पदों में अपन को क्या करेंगे, इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से हम करेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत से करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो x1 1/2 आ गया, x2 ज्ञात करते हैं। x2 कैसे ज्ञात करोगे, इसमें n का वैल्यू 1 कर दीजिए, तो x2 आपके पास में आ जाएगा 2x1 प्लस 1/3 इक्वल टू 2। x1 का वैल्यू पुट करिए, x1 1/2 आपके पास में आ गया है, तो 2 × 1/2 प्लस 1/3 हल कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 2/3। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग ज्ञात कर लेंगे x3। तो x3 ज्ञात करने के लिए यहाँ आप n का वैल्यू 2 कर दीजिएगा, n का मान 2 कर देंगे तो x3 आ जाएगा 2x2 प्लस 1/3 इक्वल टू 2x2 हम लोग कर रहे हैं, तो 2x2 का मान 2/3 प्लस 1/3 इक्वल टू, हल कर दीजिए 4/3 प्लस 1/3 3 आ जाएगा एलसीएम, तो 3 जब एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 7/3 और बटा में जब 3 आएगा तो ये बन जाएगा 7/9। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो 1/2 है ये छोटा है 2/3 से, और 2/3 छोटा है 7/9 से। यानी कि हमने क्या देखा, x1 लेस देन x2 लेस देन x3। तो इन तीन पदों को तो अगर हम देखते हैं, तो इन तीन पदों की सहायता से तो हमें जो फलन है एकदिष्ट वर्धमान दिखता है, लेकिन हम केवल तीन पदों की सहायता से नहीं कह सकते कि फलन एकदिष्ट वर्धमान है। तो हम गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए गणितीय आगमन सिद्धांत में आप लोग करते क्या है, सबसे पहले किसी एक स्पेशल कंडीशन पर चेक करते हैं, जैसे 1 के लिए तो हमने 1 2 3 के लिए चेक कर लिया यहाँ पर। उसके बाद में एक व्यापक स्थिति में आप सत्य मान लेते हैं, जैसे k के लिए आप लोग सत्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि माना x(r-1) लेस देन x(r), जैसे ये था पहला पद दूसरे से छोटा, दूसरा तीसरे से छोटा, तो मान लिया कि सपोज r-1 हुआ जो पद है वो rवें पद से छोटा है ना। और साथ ही में ये जो सारे मान है वो देख सकते हैं आप, पहला 1/2, दूसरा 2/3, 7/9, ये सब 1 से छोटे ही आ रहे हैं ना, सारे जो मान है ये 1 से छोटे ही आ रहे हैं। तो लेस देन 1 भी मैं कर लेता हूँ, ये मैंने किया है साथ ही में परिबद्ध करने के लिए भी, है ना। तो लेस देन 1 इसलिए किया है क्योंकि साथ में परिबद्ध भी हो जाएगा। अब देखो ये आपने सत्य मान लिया, इसके बाद में आप लोग क्या करते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत में, जैसे k के लिए जब सत्य मान लेते हैं तो फिर k+1 के लिए आप लोग जांच करते हैं, और k+1 के लिए भी जब स्टेटमेंट आपको सत्य मिल जाता है तो आप लोग कहते हैं कि n के प्रत्येक मान के लिए स्टेटमेंट सत्य है। तो यहाँ पर आपने मान लिया कि x(r-1) लेस देन x(r) है, तो अगर आपको ये मिल जाए x(r) लेस देन x(r+1), ऐसा अगर आपको मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि n के प्रत्येक मान के लिए xn लेस देन है xn+1 से। ठीक है, तो ऐसा बनाने की हम लोग कोशिश अब करेंगे। तो इसके लिए देखो xr-1, इसको तो आपको बनाना है xr। अब इसको xr बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो एक बार, तो इसके सभी पक्षों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xr-1 लेस देन 2xr और लेस देन 2 हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं क्या बनेगा, देखिए फिर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 1 जोड़ दीजिए ना, इसको देख के करते रहिए आराम से। तो 1 जोड़ दीजिएगा इसमें, 1 इसमें जब जोड़ेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा 2xr-1 प्लस 1 लेस देन 2xr प्लस 1 और लेस देन, इसमें 2 में जब आप लोग 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3। अब क्या बनेगा देखिएगा, 3 से डिवाइड भी कर दीजिए इसके सभी पक्षों को। 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2xr-1 प्लस 1/3 लेस देन 2xr+1/3 लेस देन 3/3 से आपके पास में क्या आ जाएगा भाई 1।
अब इसको देखिएगा, इस डेफिनेशन से जरा देखना, एक्स एन प्लस वन इक्वल था 2xn+1 अपॉन 3k। इसका मतलब ये जो 2xr-1 प्लस 1 अपॉन 3 क्या बन जाएगा भाई, जब यहाँ xn है तो ये xn+1 है ना, तो xr-1 है, इसका मतलब ये क्या बनेगा xr लेस देन। इसी प्रकार से इसको देखिएगा, जब r है यहाँ तो ये हो जाएगा r+1, xr+1 और लेस देन किसके आ रहे हैं 1 के। ठीक है, इसका मतलब देखो, जब आपने xr-1 लेस देन xr किया तो आपने पाया कि xr लेस देन xr+1 है। इसका मतलब ये हुआ कि xn लेस देन xn+1 फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n। ये क्यों कहा हमने, गणितीय आगमन सिद्धांत से, ये हमने कह दिया गणितीय आगमन सिद्धांत से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि xn लेस देन है xn+1 से, और आप देख सकते हैं साथ में 1 से छोटा भी है, तो लेस देन 1। ठीक है ना, तो ये आपने कर लिया है। तो ये आपने कर लिया कि xn लेस देन xn+1 से और 1 से भी छोटा है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्तमान है, अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्तमान है जो कि ऊपर से 1 के द्वारा परिबद्ध है, वर्तमान है तथा साथ ही में देखो, वर्तमान का मतलब ये भी आप लोग जानते हैं कि जो पहला पद है वो सबसे छोटा होता है। इसका मतलब पहला पद जो है वो 1/2 है, तो आप ये हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल देन xn। और ये भी आप सिद्ध कर चुके हैं कि n के प्रत्येक मान के जो xn है ये 1 से छोटा भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अनुक्रम एक दिष्ट परिबद्ध है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अनुक्रम परिबद्ध है, इसलिए अनुक्रम xn परिबद्ध है। अब आपने देखा एक दिष्ट वर्तमान भी है और परिबद्ध भी है, इसलिए अनुक्रम xn अभिसारी है, इसलिए अनुक्रम xn अभिसारी है, इसलिए अनुक्रम xn अभिसारी है। ठीक है ना, तो अभिसारी आपने कर दिया। इसके बाद में आपको ज्ञात करना है इसकी लिमिट, इसकी लिमिट भी आपको ज्ञात करना है। तो अभिसारी है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसकी सीमा विद्यमान तो थी, तो इसका जो लिमिट है वो मान लिया कि सपोज j है, तो माना कि लिमिट xn इक्वल टू j, माना लिमिट xn इक्वल टू j। और आप जानते हैं कि जो लिमिट होती है अद्वितीय राशि होती है। इस अद्वितीय का मतलब क्या हुआ कि xn का लिमिट अगर j है तो xn+1 का लिमिट भी j होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट xn+1 इक्वल टू j। ठीक है, और xn+1 जो है ये आपको दिया गया है, ये बराबर है 2xn+1/3 के। अब इसके दोनों पक्षों की लिमिट आप लोग कर लीजिएगा। तो दोनों पक्षों का लिमिट जब हम लोग कर लेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा। लिमिट xn+1 इक्वल टू लिमिट xn, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग +1/3, और अब वेरी गुड कर दीजिएगा। तो xn+1 का जो लिमिट है j है इक्वल टू 2j +1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3j इक्वल टू 2j +1, देन j इक्वल टू 1। ये आपके पास में आ गया इसका लिमिट j इक्वल टू 1, यानी कि जो xn का लिमिट है वो आपके पास में कितना है भाई 1। यही आपको याद करना था।